व्यस्त रहना पड़ता था। मेरे कई पूर्व साथी भी अन्य ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से प्रोजेक्ट के लिए आ चुके थे। नरेश अग्रवाल, वी के अग्रवाल जबलपुर की फैक्ट्रियों से स्थानांतरित होकर आए थे। अनिल भारद्वाज और वी के धमीजा चंद्रपुर से आए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में हम एक ही अनुभाग में थे, एक साथ एक्सप्लोसिव उत्पादन में काम किया था। मेरे पुराने मित्र विजय बहादुर सोल, जिनके साथ मैं जबलपुर में प्रशिक्षण के दौरान रहा था, वे भी काफी समय से इसी फैक्ट्री में थे। हम दोनों में गहरी और पारिवारिक आत्मीयता थी। पहला दिन मेरे लिए काफी उत्साहवर्धक रहा था, क्योंकि मैंने अपने इस क्षेत्र की शुरुआत इसी फैक्ट्री से की थी। और भी अनेक पूर्व परिचित कर्मचारी थे जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं लगभग 17 वर्ष बाद देहरादून लौटा था। काफी कुछ बदल गया था, लेकिन जो नहीं बदला था वो थी लोगों की मानसिकता, जो उसी पुराने ढर्रे पर चल रही थी। मेरे ज्वाइन करने का निर्माणी आदेश जैसे ही प्रकाशित और वितरित हुआ, मुझे एहसास हुआ कि लोगों में मेरे उपनाम को लेकर एक अजीब तरह की सुगबुगाहट है, जिसे कानाफूसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरी जाति के किसी व्यक्ति को इस पद पर देखने के वे अभ्यस्त नहीं थे। ऊपर से वाल्मीकि उपनाम उनके गले से ही नहीं उतर रहा था। एक अजीब सी स्थिति थी। मैं एक सम्मानित पद पर इस फैक्ट्री में आया हूं, वो भी एक विशिष्ट योग्यता के साथ। ये बात लोगों के गले ही नहीं उतर रही थी। वे इसे आरक्षण द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के साथ जोड़कर देख रहे थे। मेरी पढ़ाई लिखाई, प्रशिक्षण, अनुभव के बारे में वे जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मेरे लिए यह सब एक अलग तरह का अनुभव था। डिजाइन ऑफिस में मेरी पोस्टिंग हुई थी, जिसके प्रभारी जेठी जी थे। 30 वर्षों से वे इसी अनुभाग में थे। ऑफिस में अनेक पदों पर रहते हुए प्रभारी बने थे, इसलिए अनुभवों का दायरा भी व्यापक होगा, ऐसा कोई भी सोच सकता था। जब मैं उनसे मिला तो वे एक अजीब सी गर्वीली मुद्रा में बात कर रहे थे, जिसमें अहम भाव ज्यादा था। मेरी योग्यता को लेकर भी उनके मन में संदेह था, जो मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था। उनका पहला प्रश्न ही अजीब तरह का था। उन्होंने कहा, यहां डिजाइनिंग का काम होता है, आप कर पाएंगे? क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? शायद आपको जानकारी नहीं, मैंने इसी क्षेत्र में मुंबई से प्रशिक्षण लिया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में यही काम करता रहा हूं। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे वे मेरी किसी बात पर विश्वास करने के मूड में नहीं थे। शायद पहले से ही ये मानकर चल रहे थे। वाल्मीकि, वो भी डिजाइनर, उनकी कल्पना से बाहर था एक वाल्मीकि का इस पद पर आना। किस तरह का काम किया है अभी तक? जेठी जी ने बिना मेरी बात सुने अगला सवाल किया। मुझे लगा कि ये श्रीमान वही सुनना चाहते हैं जिसके वे आदी हैं, इसलिए मैंने साफ साफ कहा, छोड़िए इन बातों को, आप जो भी काम देंगे मैं करूंगा। मेरे इस आत्मविश्वास से जैसे वो कुड़ गए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी भाव भंगिमा परिलक्षित हुई थी। चैलेंज करने की मुद्रा में बोले, मिस्टर, यहां डिजाइनिंग का काम है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। साथ ही रशियन ड्राइंग्स हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस का नहीं है। क्षणभर को तो लगा जैसे मेरे भीतर जज्ब आक्रोश एकदम फट पड़ेगा, लेकिन मैंने जल्दी ही स्वयं के जज्बातों पर काबू पा लिया था। पहले ही दिन में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जो ऑफिस के अनुशासन के खिलाफ जाए। मैंने शांत स्वर में कहा, जी मानता हूं, लेकिन धन्यवाद, आपने मेरी जानकारी बढ़ाई कि ऑफिस में ऐसे भी काम होते हैं जिनमें दिमाग की जरूरत नहीं होती। वे आगे कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। उन्होंने एक कागज मेरी ओर बढ़ाया,
ये सोचकर कि ये काफी कठिन काम होगा मेरे लिए। पूरे रोब दाब से बोले, इसे स्टडी करके बताओ, ये काम आप कब तक पूरा कर देंगे? मैंने उनके हाथ से कागज लेते हुए सरसरी तौर पर उसे देखा और उन्हें आश्वस्त करने के उद्देश्य से कहा, स्टडी और डिजाइनिंग साथ साथ हो जाएंगे। मेरे एक एक शब्द से जैसे वो चिढ़ रहे थे, जबकि मैं सहज रूप से बात कर रहा था। फिर भी कब तक हो जाएगा? उन्होंने आदेशात्मक लहजे में कहा। आपको कब तक चाहिए वो भी बता दीजिए। मैंने उनसे ही पूछ लिया। 2 दिन से ज्यादा नहीं। उन्होंने उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट का कश लेते हुए ऐसा दिखाने की चेष्टा की जैसे मुझे अपने जाल में फंसाकर दबोचना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे आत्मविश्वास ने उन्हें धराशायी कर दिया था। मैंने कहा, आज शाम से पहले आपकी मेज पर होगा, निश्चिंत रहें। जेठी जी हक्के बक्के होकर मेरी ओर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये काम 3-4 दिन से पहले पूरा नहीं हो सकता है, और ये पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है कि आज ही हो जाएगा। दरअसल वो मेरी योग्यता को मेरी जाति के साथ जोड़कर देखने के लिए अभिशप्त थे, जो उनके प्रत्येक शब्द से झलक रहा था। मैंने अपनी सीट पर बैठकर अपना काम शुरू कर दिया था। लगभग 1 घंटे में डिजाइन तैयार हो गया था। जैसे ही काम खत्म हुआ, मैंने वो डिजाइन उनके सामने रखकर कहा, यदि कोई परिवर्तन चाहते हैं या आपके अनुकूल नहीं है तो बता दीजिए, मैं संशोधन कर दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से ये एकदम सही है। इसके बाद मैं ऑफिस से बाहर निकल गया था। मेरे ऑफिस के पास ही कथाकार मदन शर्मा जी का ऑफिस था। मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। मेरे सरनेम को लेकर पूरी फैक्ट्री में चर्चा थी। सिर्फ गैर दलितों में ही नहीं, बल्कि मेरी अपनी जाति के कर्मचारी भी हैरान थे कि वाल्मीकि सरनेम लगाने वाला ये कौन है और कहां से आ गया है। कुल मिलाकर स्थिति मेरे लिए काफी उत्तेजक थी। मुझे जो ऑफिस मिला था वो प्रशासनिक भवन में था। वहीं विजिलेंस अनुभाग में मेरी ही जाति के रमेश कुमार और राम स्वरूप थे, जो एक वरिष्ठ अधिकारी के पीए थे। वे दोनों भी इसी भवन में बैठते थे। रमेश कुमार जी और राम स्वरूप जी ठीक ठाक पदों पर थे, लेकिन दोनों ही अपने समाज से कटे कटे रहते थे, किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। जब उन्हें यह पता चला कि कोई ओम प्रकाश आया है जिसका सरनेम वाल्मीकि है, तो वे गोपनीय तरीके से मुझसे मिले थे। वो भी मेरे ऑफिस में नहीं, बल्कि प्रशासन भवन के गलियारे में। जब वे मुझसे बात कर रहे थे तो बार बार सावधानी पूर्वक इधर उधर देख लेते थे कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। वे दोनों बेहद डरे हुए थे। उनकी इस हरकत को मैंने ताड़ लिया था और मजा लेने के लिए उनसे कहा था, यदि मेरे साथ बात करने से आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो कृपया आगे से हम नहीं मिलेंगे। आप लोगों को समाज से डर लगता है तो लगे, मुझे नहीं लगता। अरे नहीं भाई साहब, यहाँ के माहौल से आप परिचित नहीं हैं, अभी नए नए आए हैं ना आप। जैसे ही लोगों को जाति का पता चलता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है, तब बहुत बुरा लगता है। राम स्वरूप ने मन में छिपी पीड़ा व्यक्त की थी, जिसमें रमेश कुमार जी की भी सहमति थी। मैंने जोर देकर कहा था, देखिए, जाति को लेकर समाज में जो स्थिति है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना डरोगे लोग उतना ही तुम्हें डराएंगे। एक बार मन से डर निकाल दो, फिर देखो तुमसे डरने लगेंगे। डर डर कर हजारों साल से जी रहे हो, क्या मिला? पढ़ लिख कर अच्छे पद पर काम कर रहे हो, फिर भी डरे हुए हो। अपने भीतर के हीनता बोध से बाहर आकर देखो भाई, ये भी कोई जिंदगी है? हर वक्त सिर्फ इस चिंता में घुलते रहो कि सामने वाला आपकी जाति के कारण आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। जरा एक बार विरोध करके तो देखो, शायद स्थिति में कोई अंतर आ जाए। जिस बात से टकराना चाहिए उससे डरकर भाग रहे हो क्यों?
इससे मुक्त होने का क्या यही रास्ता बचा है कि समस्या से पलायन करके भाग लो? इससे क्या समस्या खत्म हो गई? नहीं। खुलकर कहो, जो भी कहना है अपनी काबिलियत साबित करो, स्थितियां बदलेंगी। यही तो जीवन संघर्ष है। वे चुपचाप मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन उन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। ये मैंने समझ लिया था। मैं जानता था ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो समस्या से टकराने की बजाय उससे भागकर या तो अपनी पहचान छिपा लेते हैं या अपना सरनेम बदलकर गलत फहमियों में जीने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग ना समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं, ना दूसरों के लिए कोई विकल्प ही ढूंढ सकते हैं। बस अपने दड़बे में दुबक कर किसी तरह जीने की कोशिश भर करते हैं। कुछ दिन बाद पता चला कि वे सरकारी नौकरी में वाल्मीकि हैं और बाहर की दुनिया में ईसाई। इसलिए वाल्मीकि समाज से दूर होते जा रहे हैं। अपनी पहचान के खुल जाने के भय से ना तो वे घर के रहे और ना घाट के। उनसे मिलकर मुझे एक गहरी पीड़ा का एहसास हुआ था। दूसरे दिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, लगभग पूरा स्टाफ अपने अपने काम में लग चुका था। जेठी जी अपनी सीट पर नहीं थे, तभी जेठी जी के फोन की घंटी बजी। एक स्टाफ ने फोन उठाया। हेलो जी, ठीक है। वाल्मीकि जी, पद्मनाभन साहब के ऑफिस से फोन है, साहब बुला रहे हैं। स्टाफ कर्मी ने फोन रखते हुए सूचना दी। पद्मनाभन जी मेरे बॉस थे, डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर थे। तो दक्षिण भारतीय, लेकिन बंगला, हिंदी, अंग्रेजी तथा दक्षिण की सभी भाषाओं पर कमाल का अधिकार रखते थे। सांवले रंग के लंबे स्मार्ट अधिकारी जो पहली ही मुलाकात में अपना प्रभाव छोड़ जाते थे। जैसे ही मैं उनके केबिन में घुसा तो देखा कि जेठी जी पहले से ही वहां बैठे हुए हैं और मेरे द्वारा बनाया गया डिजाइन पद्मनाभन जी के सामने रखा है, जिस पर जगह जगह पेंसिल से गोले बने हैं। स्थिति समझने में मुझे देर नहीं लगी थी कि इस डिजाइन की चीर फाड़ कराने और मेरे खिलाफ माहौल बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जीवन की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से गुजरते हुए ऐसी तकलीफदेह स्थितियों से कैसे निपटना है, वो मैं सीख चुका था। इसलिए स्वयं को शांत रखा और किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने लगा था। मुझे देखते ही पद्मनाभन जी ने सवाल दागा। इट इज योर डिजाइन? ये आपका डिजाइन है? सर, मैंने सहज रूप से कहा। विल इट वर्क स्मूथली? क्या ये बिना किसी रुकावट के काम करेगा? पद्मनाभन जी ने प्रश्न किया। व्हाई नॉट सर? क्यों नहीं सर, मैंने तत्परता से उत्तर दिया। आर यू श्योर? आप निश्चिंत हैं? सर, मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। बैठिए। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। कुछ देर वे डिजाइन को सूक्ष्मता से देखते रहे। कुछ क्षण के बाद बोले, आर यू अवेयर दिस फैक्ट्री इज वर्किंग ऑन इट्स ओन स्टाइल विथ सम डिफरेंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज? क्या आप जानते हैं कि यह फैक्ट्री अपनी और पुरानी शैली में कुछ अलग उत्पादन सुविधाओं के साथ काम करती है? पद्मनाभन ने मेरी और तीखी नजरों से देखते हुए सवाल किया। ज्यादा नहीं जानता सर, इस फैक्ट्री में मेरा ये दूसरा ही दिन है। मैंने इत्मीनान के साथ स्वीकार किया। ओके, इट इज बेटर यू शुड टेक अ राउंड ऑफ द प्रोडक्शन सेक्शंस ऑफ दिस फैक्ट्री। अर्थात ओके, अच्छा होगा आपको इस फैक्ट्री के उत्पादन अनुभागों को देख लेना चाहिए। पद्मनाभन जी ने मुझे मशवरा दिया। ठीक है सर, मैं इस फैक्ट्री की सुविधाओं को जानने और समझने का प्रयत्न करूंगा। कुछ क्षण ठहर कर मैंने कहा, यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने इशारे से इजाजत दी। सर, हम एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट परियोजना पर काम करने के लिए यहां नियुक्त हुए हैं।
जो कि रूसी तकनीक पर आधारित है। क्या हमें अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करना चाहिए? नई जानकारियों को अपनी कार्य प्रणाली का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए? अपनी नॉलेज, सोच और मानसिकता को इस नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर नहीं चलना चाहिए? तभी हम अपने आप को नई दृष्टि के और नई टेक्नोलॉजी के साथ चला पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यदि हम पुराने और आउटडेटेड सिस्टम के साथ नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो हो सकता है कहीं पिछड़ जाएं। जापान ने इस दृष्टि को जिस तरह विकसित किया है, आज गुणवत्ता में वो कहां से कहां पहुंच गया है। इसलिए हमें अपनी सोच और कार्य प्रणाली को भी विश्लेषित करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। अगर मेरी ये बातें गलत है तो आप जो भी निर्देश देंगे मुझे मान्य होगा और मैं उसी के अनुसार काम करूंगा। पद्मनाभन जी अवाक होकर मेरी बात सुन रहे थे। उनकी भीतर तक वेद देने वाली नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थी। शायद मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी, जिसमें मेरी बात को सहमति की झलक थी। वेरी गुड मिस्टर वाल्मीकि, मुझे खुशी है। यही सोच और परिकल्पना तो हमें चाहिए। मिस्टर जेठी, इनकी सीट मेरे सामने वाले कमरे में लगा दो और इन्हें स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दो। इनके काम में आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? या आपको भी कुछ कहना है? पद्मनाभन ने आदेश दिया। ठीक है सर, जैसा आप कहें। जेठी ने बेहद मरियल लहजे में हामी भरी थी, लेकिन उनका चेहरा उतर गया था। वे बिना कुछ कहे उठकर चल दिए थे। पद्मनाभन जी के आदेशात्मक निर्णय से जेठी जी को गहरा आघात लगा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पूरे दफ्तर में उनके ही फैसले और आदेश चलते थे। कोई उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था। ये मैंने पहली ही मुलाकात में अच्छी तरह से जान लिया था, लेकिन मेरे मामले में वे असफल रहे और भीतर ही भीतर बुरी तरह कुढ़ गए थे। दरअसल जेठी जी पहले ही दिन ऐसा कुछ करना चाहते थे कि मैं उनकी अधीनता स्वीकार करके उनके सामने समर्पण कर दूं, लेकिन उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सरनेम को लेकर वे कुछ ज्यादा ही पूर्वग्रही हो गए थे। उन्हें लगा कि मैं भी आरक्षण की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं, जैसा कि अक्सर सरकारी दफ्तरों में लोग दलित वर्ग से आए कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति अपनी राय बना लेते हैं। वही गलती जेठी से भी हुई थी। इसलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मिस्टर जेठी को नाराज नहीं करना है। आखिर कार्यालय में वो मेरे वरिष्ठ हैं और अब काफी लंबे समय तक उनके साथ ही काम करना है। इसलिए मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि जो भी हुआ उसके लिए मौका मिलते ही मैं अपना पक्ष उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, ऑफिस का माहौल ही बदल चुका था। सब लोग ऐसे बैठे थे जैसे अभी अभी किसी के अंतिम संस्कार से लौटे हैं। चुपचाप, कोई हलचल नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूं। मैं कुछ देर अपनी सीट पर बैठा रहा, इस इंतजार में कि शायद जेठी जी कुछ कहेंगे। लेकिन जेठी जी सिगरेट के लंबे लंबे कश कुछ इस तरह से खींच रहे थे जैसे आज ही पैकेट की सारी सिगरेट खत्म कर देंगे। कुछ देर में मैं भी उस माहौल का हिस्सा बनकर चुपचाप बैठा रहा, लेकिन वो खामोशी जेठी जी के धुएं से मिलकर घुटन पैदा कर रही थी। मेरे लिए ये माहौल असहनीय था। मैंने ऑफिस के लेबर को आवाज लगाई, जो सबसे पीछे रिकॉर्ड रूम में खड़ा था। इस माहौल का मजा ले रहा था। ऑफिस में मेरे आने से पूर्व जो भी हुआ होगा वो उसे सुन और देख चुका था। मेरे पास आकर लेबर ने कहा, सर देखो, मेरी सीट अभी इसी वक्त पद्मनाभन साहब के सामने वाले ऑफिस में शिफ्ट करनी है।
साथ ही ये ड्राफ्टिंग मशीन भी जाएगी। आपसे अकेले ये काम नहीं होगा, 2-3 लेबर की जरूरत पड़ेगी। देखो कहां से लाओगे। यदि किसी से कहना है तो मुझे बता देना, मैं कह दूंगा। लेकिन ये काम अभी होना है। पद्मनाभन साहब का आदेश है, ये ध्यान रखना। मैंने आवाज थोड़ी ऊंची रखी थी ताकि पूरा ऑफिस ठीक से सुन ले। मेरे इस आदेश पर जेठी जी के चेहरे पर बेचैनी की रेखाएं और गहरी हो गई थी। उन्होंने पहली सिगरेट के बाद अब दूसरी भी सुलगा ली थी, मानो सिगरेट के धुएं के साथ अपने भीतर उठते क्षोभ को पी जाने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिस के ज्यादातर लोग बरसों से जेठी जी की छत्र छाया में अपनी अपनी नौकरी किसी तरह चला रहे थे। अपने सीमित ज्ञान और शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर पूरी तरह जेठी जी पर निर्भर थे। शायद यही कारण था कि उनमें एक अजीब तरह का दब्बूपन समा गया था। जेठी जी जो कहते थे वो आंखें मूंद कर उस पर चल पड़ते। इसीलिए सब सिर झुकाए काम में लगे रहने की व्यवस्था कुछ ज्यादा ही दिखा रहे थे। सीट पर ऐसे चिपके थे जैसे फेविकॉल से चिपकाकर उन्हें बैठा दिया गया था। मेरे लिए यह माहौल बेहद तकलीफदेह था। एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं दूसरे ही दिन इस घुटन से मुक्त हो गया था। लेकिन अफसोस भी था कि अपने ही साथियों के बीच इतनी जल्दी मेरे खिलाफ वातावरण बन जाएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस सबके साथ मिलकर जुड़कर काम करने का पक्ष धर रहा हूं। अलग थलग रहकर काम करने का मेरा स्वभाव नहीं था। वैसे भी मुझे विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते रहने की आदत पड़ गई थी, जो इस नए वातावरण में टूटती नजर आ रही थी, जिसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना भी मेरे अनुशासन के खिलाफ था। वे मेरे बॉस थे और मुझे उनके ही सिस्टम से जुड़कर अपना काम करना था। पर कहीं भीतर से एक आवाज भी आ रही थी कि जेठी जैसे व्यक्ति आगे चलकर मेरे लिए सिरदर्दी पैदा कर सकते हैं। इसलिए यह ठीक ही हुआ कि इनकी बनाई दुनिया का हिस्सा बनने से पहले ही मैं मुक्त हो गया था। देहरादून पहुंचकर सबसे बड़ी समस्या थी मकान की। इंद्रेश नगर में मामा का परिवार था। मेरा बड़ा भाई जसबीर उनके ही साथ रह रहा था। जनेसर जो जसबीर से छोटा था, अपने परिवार के साथ इंद्रेश नगर में ही अलग रहता था। दोनों परिवारों के पास इतनी जगह नहीं थी कि हम वहां रह सकें। हमारी अपनी गृहस्थी का इतना सामान हो गया था कि वहां रह पाना संभव ही नहीं था। सास ससुर कलालों वाली गली में लकड़ी के फट्टों से बने छोटे से एक कमरे में रह रहे थे। साथ में थोड़ी सी जगह थी जिसमें एक चारपाई ही आ सकती थी। हमारे आ जाने से किसी तरह सोने की जगह बनानी पड़ती थी, लेकिन शौचालय और नहाने की बड़ी दिक्कत थी। बाहर खुले में नहाना पड़ता था। चंदा का मन था कि जब तक मकान नहीं मिलता है हम यहीं अम्मा अब्बा के साथ रहेंगे। असुविधा जरूर होगी, लेकिन वे काफी लंबे समय से अकेले रह रहे हैं। हम कुछ दिन साथ रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। मुझे तो सिर्फ रात में सोने के लिए ही वहां रहना था, दिन भर तो ऑफिस में ही रहना था। मैंने कहा ठीक है, यदि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो रह लो। सुबह के नित्य कार्यों के लिए जल्दी उठकर मैं रेलवे स्टेशन चला जाता था। सुबह के सारे कामों से निपटकर ही वापस आता था। उसके बाद नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता था। कलालों वाली गली से स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, 10-15 मिनट का पैदल का रास्ता था। इसी बहाने सुबह का टहलना भी हो जाता था। चंद्रपुर से चलते समय हमने अपना सारा सामान ट्रेन में बुक कराया था। वो अभी तक देहरादून नहीं पहुंचा था। मेरे लिए ये एक परीक्षा की घड़ी जैसी थी। दफ्तर और मकान की समस्या दोनों से एक साथ निपटना था। लेकिन हमारे देहरादून आ जाने से सास ससुर के चेहरों पर जो खुशी दिखाई दे रही थी, उसका कोई जवाब नहीं था। कलालों वाली गली में जितने भी घर थे, शायद ही कोई बचा हो जहां अम्मा ने जाकर नहीं कहा
मेरी बेटी और दामाद देहरादून आ गए हैं। दामाद बम फैक्ट्री में अफसर हैं। जो भी मिलता सबसे वे यही कहती। कभी कभी मुझे अजीब सा लगता, लेकिन खुशी जाहिर करने का उनका यह तरीका था, जिसे देखकर मुझे भी हंसी आ जाती थी। मैंने अम्मा को हंसकर कहा भी, ऐसा अफसर जिसके पास सिर छिपाने के लिए घर तक नहीं है, जो किराए के मकान के लिए दर दर भटक रहा है, जिसे कोई भी अपना मकान किराए पर देने को तैयार नहीं है। तब अब्बा हौसला देते थे, मिल जाएगा मकान भी, जी छोटा ना करो, सड़क पर तो नहीं बैठे हो, झोपड़ी ही सही है तो। तब मुझे लगता कि इन लोगों ने अभाव को भी अपने जीने का मकसद बना लिया है और इसी में खुश हैं। इससे ज्यादा कि इन्हें चाह भी नहीं है या उसे पाने के लिए कभी कोशिश भी नहीं की। कितना धैर्य है इन लोगों में। उनके भीतर खत बताते विश्वास को समझने की कोशिश करता। क्या कभी उन्हें नहीं लगा होगा कि वे भी एक अच्छे मकान में रहें, सुख सुविधाओं के साथ? ऐसे ही एक दिन मैंने उनसे कहा भी था, मकान मिल जाएगा तो इस झोपड़ी को छोड़कर हम लोग साथ में रहेंगे। अम्मा तो चाहती थी कि वे हमारे साथ रहें, लेकिन अब्बा एकदम से कहने लगते, ना बेटा, हम तो यहीं ठीक हैं। इसी में जिंदगी बीत गई है, थोड़ी सी बची है, वो भी बीत जाएगी। आप लोग खुश रहो। हाँ, आपकी माँ जाना चाहे तो इन्हें ले जाना, मैं तो इसी झोपड़ी में बाकी समय भी काट लूंगा। ऐसे पलों में मेरे मस्तिष्क के तमाम रेशे घर खराने लगते थे। कितना गहरा संतोष पाले बैठे हैं अपने मन में। किसी भी तरह के बदलाव की आकांक्षा जैसे खत्म हो चुकी है। ये पल मुझे गहरे अवसाद से भर जाते थे। मैं भीतर ही भीतर टूटने लगता था। सबसे पहले ट्रेन से मेरा स्कूटर आया था। उस समय मेरे पास लैम्बी स्कूटर था। जैसे ही चंदा को पता चला कि स्कूटर आ गया है, तो मेरे ऑफिस से लौटने की प्रतीक्षा करने लगी थी। कोई और था भी नहीं जो स्टेशन से घर तक स्कूटर को चला कर ला सके। लेकिन अब्बा ने चंदा से रेलवे की रसीद ले ली थी। देखता हूं कोई लड़का मिल जाएगा तो मैं लेकर आता हूं। और बिना देर किए वे स्टेशन जाने के लिए निकल गए थे। चंदा ने उनसे कहा भी था, इन्हें आ जाने दीजिए, स्कूटर में पेट्रोल भी नहीं है, वो भी तो डलवाना पड़ेगा, बिना पेट्रोल के वो चलेगा कैसे? लेकिन अब्बा ने एक नहीं सुनी थी और घंटे भर बाद चंदा ने देखा वे स्कूटर को पैदल ही खींच कर ला रहे हैं। उस पर चढ़ाए गए कवर तक उन्होंने नहीं उतारे थे। स्टेशन पर रेलवे पार्सल में मुन्ना लाल जी थे, जिनसे मेरा परिचय हो चुका था। इसलिए स्कूटर मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन उनके कहने के बाद भी अब्बा ने कवर घर आकर ही उतारे थे। वे बिना देर किए स्कूटर को आंगन में लाकर खड़ा करना चाहते थे। जब मैं घर पहुंचा तो देखा मेरा स्कूटर आंगन में खड़ा है, जिसे धो पोंछकर अब्बा ने चमका दिया है और उसके ही पास बैठे हैं। उन्हें डर था कि आस पड़ोस के शैतान बच्चे कहीं स्कूटर के साथ कोई छेड़खानी ना करें। चंदा ने बताया, पता है, खुद स्टेशन से खींच कर लाए हैं इसे। क्यों? अरे मेरे आने का तो इंतजार कर लेते। मैंने कहा, इंतजार? इनका तो वश ही नहीं चला, वरना ये तो इसे सिर पर रख कर लाते ताकि टायर खराब ना हो जाए। चंदा ने हंसते हुए कहा। दरअसल उनकी जो खुशी थी उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी अभाव में बिताई हो, उसके दरवाजे पर जब पहली बार स्कूटर आकर खड़ा होगा, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने ये महसूस किया हो। उनके लिए स्कूटर किसी इम्पाला से कम नहीं था। इसीलिए वे थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे झाड़ पोंछ रहे थे। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी खुशी थी। मैंने उसी क्षण ये महसूस कर लिया था, क्योंकि मैंने भी वो अभाव की जिंदगी जी थी।
जिसे आज भी मैंने अपनी स्मृति में सुरक्षित रखा हुआ है, जो मेरे लिए ऊर्जा बनती है और मुझे प्रेरणा देती है। उसी वक्त अब्बा एक प्लास्टिक कंटेनर लेकर आए। चलो पेट्रोल लेकर आते हैं, उन्होंने कहा। पेट्रोल पंप घर से ज्यादा दूर नहीं था, गांधी रोड पर बस अड्डे के पास था। मुझे मालूम नहीं था कि कितना लाना है, वरना मैं पहले ही ले आता। अब्बा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा, आप रहने दो। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और साथ चलने की जिद करने लगे। जब हम घर लौट आए तो चंदा ने कहा, जानते हो, वे नहीं चाहते थे कि उनके दामाद को कोई ये कंटेनर उठाकर लाते हुए देखे। ये उनकी इज्जत का सवाल है। क्यों? अपना काम अपने आप करने में कैसी शर्म? ये तो गलत बात है। ये मेरे पिता समान है, इनका इसे उठाकर लाना मेरे लिए भी तो शर्म की बात है। आगे से इस तरह की कोई औपचारिकता ये ना निभाएं, इन्हें कह देना, वरना मुझे खराब लगेगा। मैंने चंदा को समझाने की कोशिश की। स्कूटर आ जाने से किराए के मकान ढूंढने की भाग दौड़ भी आसान हो गई थी। हर रोज ऑफिस से आते ही करनपुर, डालनवाला क्रॉसिंग, अधोई वाला, डीएल रोड आदि जगहों पर मकान की तलाश जारी थी। सभी जगह मकान मालिक जब पूछताछ करते तो पहला सवाल जाति का ही पूछते थे। एक मकान पसंद आ गया था। मकान मालिक से किराए की बात भी हो गई थी। हम 4 लोग थे एक साथ। मकान मालिक ने अचानक पूछा, आप में से मकान किसे चाहिए? अनिल भारद्वाज ने मेरी ओर संकेत किया। ये और इनकी पत्नी 2 ही सदस्य हैं परिवार में। मकान मालिक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, आपका सरनेम क्या है? इससे पहले कि मैं कोई उत्तर देता, अनिल ही बोला, आपको सरनेम चाहिए या किराया? देखो जी, बाद में झंझट नहीं चाहिए। हम लोग कुमाऊनी ब्राह्मण हैं, किसी डोम या मुसलमान को अपने यहाँ किराए पर नहीं रख सकते। उसने फैसला सुना दिया था। मैंने अनिल भारद्वाज का हाथ पकड़ा और चलने का इशारा किया। चलो अनिल, मुझे ऐसे संकीर्ण और बीमार लोगों के साथ नहीं रहना है। अच्छा ही हुआ इन्होंने अभी पूछ लिया, बाद में पूछते तो। धन्यवाद। मैं अनिल को जबरदस्ती बाहर खींच लाया था। वो लड़ने के मूड में दिख रहा था। उसके चेहरे की नसें फड़फड़ाने लगी थी। बाहर आकर मैंने उसे शांत रहने के लिए कहा, अनिल, इन सवालों को आप लोग आज सुन रहे हैं, लेकिन भाई, हम तो पैदा होते ही इसे सिर्फ सुनते ही नहीं, इसकी ज्यादतियों को भी सहन करते हैं, क्योंकि इनको ये सब खुट्टी में पिलाकर बड़ा किया जाता है। ये सब देवभूमि के देव पुत्र हैं। भला मनुष्यों की इनके मन में क्या इज्जत होगी? इसलिए शांत रहो, समय बदलेगा। तुम्हारे जैसे लोग भी तो हैं इस देश में, जो एक वाल्मीकि के लिए दर दर भटक रहे हैं। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है, जो मेरे अपमान को अपना अपमान समझते हैं। मैंने गहरे क्षोभ के साथ कहा। महीना भर भटक कर भी मुझे किराए का मकान नहीं मिला था। फैक्ट्री आवासीय कॉलोनी में नए प्रोजेक्ट के आने से मकानों की कमी थी। नई आवासीय कॉलोनी बनने में अभी काफी समय था। अभी तो फैक्ट्री बनाने के लेआउट पर ही काम चल रहा था। आवासीय कॉलोनी तो अभी दूर की बात थी। जब शहर में मकान नहीं मिला तो छोटी छोटी दलित बस्तियों की ओर रुख किया। वहां कोई ढंग का मकान नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या शौचालयों की थी। वैसे और भी कई तरह की दिक्कतें थी। कम सुविधाओं में रह लेने की मुझे आदत थी, लेकिन गत वर्ष में जिस तरह की साफ सफाई में रह रहा था, वैसी नहीं मिल रही थी। साथ ही आसपास शांति हो, ताकि लिखने पढ़ने का काम भी हो सके। मेरे सास ससुर जहां रहते थे, वहां मकान मालिक से भी मैंने कहा था, आपके पास एक कमरा खाली पड़ा है, कुछ समय के लिए हमें किराए पर दे दें, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन उसने भी सीधे सीधे ना कह दी थी।